नमस्कार। आज के टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम में दो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस एपिसोड में पहला टॉपिक है ग्राम न्यायालय और दूसरा टॉपिक है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में वर्षा के वितरण के बारे में एक प्रश्न के माध्यम से इस टॉपिक को भी हम समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग बाद में चेक करेंगे। पहले कुछ साधारण सी बातें ग्राम न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं। ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत की जाती है। और जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था, उसकी अनुशंसा विधि आयोग के द्वारा की गई थी। तो विधि आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उनके द्वार पर ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। ग्राम न्यायालयों की जो पीठ होती है, जो बेंच होती है, वह ब्लॉक लेवल पर या मध्यवर्ती स्तर पर स्थापित की जाती है। इसके साथ साथ जो ग्राम न्यायालय होते हैं, वे चलते फिरते न्यायालय होते हैं। न्यायिक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ लोगों की समस्याएं सुन के और न्याय निर्णय का कार्य करते हैं। ग्राम न्यायालयों में दीवानी या आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है और दोनों ही प्रकार के मामलों पर न्याय निर्णय किया जाता है। और ग्राम न्यायालय में सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं और इसके साथ साथ वे उस उच्च न्यायालय के नियमों के या क्षेत्राधिकार के अधीन भी होते हैं। और किसी भी ग्राम न्यायालय के जो न्यायिक अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और किसी भी ग्राम न्यायालय का जो न्यायिक अधिकारी होता है, वह प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। ग्राम न्यायालय में यथासंभव कोशिश की जाती है कि ग्रामीण लोगों के बीच जो विवाद हैं, उनका समझौता कराकर उन्हें समाप्त कराया जा सके। इसके साथ साथ ग्राम न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं, उनके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। दीवानी मामलों में जो अपील की जाती है, वह जिला न्यायालय में की जाती है और आपराधिक मामलों में जो अपील की जाती है ग्राम न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ, वह सत्र न्यायालय में या सेशन कोर्ट में की जा सकती है। और अपील जब की जाती है, चाहे सत्र न्यायालय में चाहे जिला न्यायालय में, तो अपील की तारीख से 6 महीने के समयावधि के भीतर उस पर सुनवाई होनी जरूरी है और उस पर न्याय निर्णय किया जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें ग्राम न्यायालय के बारे में समझने के बाद अब हम लोग इस प्रश्न में दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत की जाती है। ये बात सही है। हमने शुरुआत में ही समझ लिया था कि विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह स्टेटमेंट भी सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की जो अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी, वह विधि आयोग के द्वारा की गई थी। तो विधि आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, वह स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला न्यायालय में होगी, जिसे अपील दायर करने की तारीख से 3 महीने के भीतर सुना और निपटाया जाएगा। ये बात हम लोगों ने पहले ही समझ ली थी कि ग्राम न्यायालय में आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई हो सकती है। दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई हो सकती है। दोनों ही प्रकार के मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा सकता है और उन निर्णयों के खिलाफ अपील भी की जा सकती है। आपराधिक मामलों के जो निर्णय होते हैं, उनके खिलाफ अपील की जाती है सत्र न्यायालय में या सेशन कोर्ट में, और जो दीवानी मामले होते हैं उनके खिलाफ अपील की जाती है जिला न्यायालय में। और दोनों ही मामलों में अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने की समयावधि के भीतर उन पर सुनवाई करना और उन पर न्याय निर्णय देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर लिखा है, दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ
अपील जिला न्यायालय में होगी। यहां तक तो बात सही है। दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला न्यायालय में होगी, यहां तक बात सही है। जिसे अपील दायर करने की तारीख से 3 माह के भीतर सुना और निपटाया जाएगा। ये अवधि 3 माह नहीं है बल्कि 6 माह है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसमें पूछा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। सही पूछा गया है, तो सही कौन से हैं? पहले और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले यहां पर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मानसूनी पवनों के अवरोधन के लिए पर्वतीय भाग की अनुपस्थिति, ठीक। मानसूनी पवनों का प्रति चक्रवातीय वायु द्वारा अध्यारोपित होना, ठीक। गर्म व शुष्क हवाओं द्वारा मानसूनी पवनों की आर्द्रता का अवशोषण। और फिर नीचे मुख्य बात पूछी गई है, उपर्युक्त में से कौन से पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारण है? तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारणों के बारे में हमें बताना है। इस प्रश्न के इन स्टेटमेंट्स को चेक करें उससे पहले कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने मानसून के बारे में कुछ बातें समझी थी, फिर से एक बार समझ लीजिए। मानसून का मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशाओं में बदलाव होना। ये भारत का मैंने मानचित्र बनाया है, समझने भर को बन गया है। तो मानसून का मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव होना। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब स्थलीय भाग के ऊपर निम्न दाब हो जाता है और जलीय भाग के ऊपर हाई प्रेशर या उच्च दाब हो जाता है। एचपी का मतलब हाई प्रेशर। तो पवनें क्या करती हैं कि इस उच्च दाब क्षेत्र से इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा की पवनें हैं वे यहां पर अराकान योमा से टकराने के बाद इससे टकराने के बाद वापस होती हैं। एक शाखा मध्य गंगा के मैदान की ओर चली जाती है और इसकी एक शाखा उत्तर पूर्वी भारत की ओर चली जाती है। तो ये जो मानसून होता है जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, इसलिए इस मानसून को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अब एक बात और समझ लीजिए, शीत ऋतु में क्या होता है? जब सर्दियों का मौसम आता है स्थितियां बदल जाती हैं और भारत के स्थलीय भाग के ऊपर उच्च दाब की स्थिति हो जाती है और इधर जलीय क्षेत्र में लो प्रेशर, एलपी का मतलब लो प्रेशर या निम्न दाब। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो पवनें होती हैं इस उच्च दाब से इस जलीय निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो शीत ऋतु में जो मानसूनी पवनें होती हैं उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, इसलिए इसको कह दिया जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो हमने देखा कि शीत ऋतु में पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो जो पवनों की दिशा में बदलाव होता है इसी को कहा जाता है मानसून। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ग्रीष्म ऋतु के समय में, ये जो पवनें होती हैं ये जलीय क्षेत्र के ऊपर से आती हैं, इसलिए इन पवनों में नमी होती है, आर्द्रता होती है। और जब ये पवनें भारत के स्थलीय भाग की ओर चलती हैं तो जहां जहां अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वहां वहां इन पवनों से वर्षा होती है और भारत की कुल वर्षा का 2/3 भाग से भी अधिक वर्षा इस
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से भी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र या कच्छ का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वर्षा प्राप्त नहीं करता है या बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। उसके कारणों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी डिटेल में समझ लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। पवनें इस जलीय क्षेत्र से भारत के स्थलीय क्षेत्र की ओर चलती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती हैं। पहली शाखा अरब सागर से उठने वाले मानसून की होती है, जिसे अरब सागर की शाखा कहा जाता है। इधर मैं लिख भी दे रहा हूं, इधर से जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है अरब सागर की शाखा, और इधर से जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की तीन उप शाखाएं होती हैं। पहली जो शाखा होती है वह केरल कर्नाटक के तटीय भाग से टकराती है और इस क्षेत्र में वर्षा करती है। दूसरी जो शाखा है वह नर्मदा तापी नदी के मुहाने से आगे बढ़ती हुई वर्षा करती है। तीसरी जो शाखा है वह शाखा सौराष्ट्र कच्छ से होती हुई आगे बढ़ जाती है। अब हमने ये बात पिछली क्लास में भी समझी थी, पिछले एपिसोड में भी समझी थी, फिर से समझ लेते हैं कि इस अरब सागर की शाखा से इस वाले भाग में तो बहुत अधिक वर्षा होती है। उसका कारण क्या है कि यहां पर पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला के रूप में विद्यमान है। तो जब ये पवनें इस पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो पवनें टकरा के ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने पर उनका एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, तापमान कम होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है। लेकिन ये जो पवनें हैं, ये जो सौराष्ट्र कच्छ की ओर से पवनें आगे बढ़ रही थी, इन पवनों के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध नहीं होता है। इस वजह से ये पवनें इस क्षेत्र में नाम मात्र की वर्षा कर पाती हैं, या इन पवनों से वर्षा प्राकृतिक अवरोध न होने के कारण बहुत कम हो पाती है। यहां पर जो आरावली पर्वत श्रृंखला है वह इन पवनों के समानांतर है। यहां पर इस तरीके से है आरावली पर्वत श्रृंखला, तो ये पवनें आरावली पर्वत श्रृंखला को पार करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इस वजह से राजस्थान के क्षेत्र में या गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो पाती है, एक कारण। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो पवनें यहां से विक्षेपित होकर इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो ये यहां पर अराकान योमा से टकराने के बाद ये परावर्तित होती हैं। तो एक शाखा मध्य गंगा के मैदान की ओर चली जाती है और एक शाखा उत्तर पूर्वी भारत की ओर चली जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत की जो शाखा है वह उत्तर पूर्व में अधिक वर्षा करती है, और जो मध्य गंगा के मैदान की ओर जो शाखा जाती है आगे, तो वह शाखा जब इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचती है तब तक समुद्र से अधिक दूरी के चलते इसमें नमी नाम मात्र की रह जाती है, या नमी ना के बराबर रह जाती है, क्योंकि इन पवनों से इस क्षेत्र में वर्षा पहले ही हो चुकी है, तो नमी इनमें से विलुप्त हो चुकी होती है। इस वजह से भी इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी की इस शाखा से भी नहीं हो पाती है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। इसके साथ साथ एक दो कारण और हैं। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं, और प्रतिचक्रवातीय दशाओं के बनने से क्या होता है कि जिस क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं तो वहां पर हवा नीचे की ओर डाउनफॉल होता है, हवा नीचे की ओर उतरती है, और नीचे की ओर उतरने के साथ जब हवा नीचे धरातल पर फैलती है तो उससे उच्च दाब की परिस्थिति बनती है। इस वजह से क्या होता है कि जो पवनें जो जाती हैं अरब सागर की शाखा की, इस सौराष्ट्र कच्छ से गुजरने वाली शाखा की जो पवनें, वे ऊपर नहीं उठ पाती और उनमें एक्सपेंशन नहीं हो पाता, संघनन की प्रक्रिया नहीं होती और बादल नहीं बनते। तो इस क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशाओं के चलते भी इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। और एक कारण और है कि इस क्षेत्र से गर्म और शुष्क ड्राई एयर्स बलूचिस्तान के आसपास के क्षेत्र से इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर खींची चली जाती हैं। तो इन पवनों के चलते भी जो आर्द्रता होती है वह आर्द्रता विलुप्त हो जाती है, वह आर्द्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये शुष्क पवनें होती हैं।
तो इन सब कारणों के चलते ही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र या जो कच्छ का क्षेत्र है, इधर वर्षा बहुत कम होती है और इसी वजह से इस क्षेत्र में मरुस्थलीय या रेगिस्तानी दशाएं पाई जाती हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम प्रश्न पर लौटते हैं। अब प्रश्न में जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मानसूनी पवनों के अवरोधन के लिए पर्वतीय भाग की अनुपस्थिति, और यह प्रश्न पूछा गया था पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ के क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारणों के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है मानसूनी पवनों के अवरोधन के लिए पर्वतीय भाग की अनुपस्थिति। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया था कि जो अरब सागर की ये जो शाखा है, जो सौराष्ट्र कच्छ से होकर आगे बढ़ती है, तो जो इस शाखा के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध नहीं होता, इस वजह से ये शाखाएं आगे की ओर चली जाती हैं। यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह इन पवनों के समानांतर है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला इन पवनों के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती, इस वजह से ये पवनें आगे बढ़ जाती हैं और इनसे वर्षा नाम मात्र की ही होती है। अगला, मानसूनी पवनों का प्रति चक्रवाती वायु द्वारा अध्यारोपित होना। यह स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हमने यहीं पर समझा था कि इस भाग के ऊपर प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो जब प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो पवनें नीचे की ओर अवतलित होती हैं, वो डाउनवार्ड गति करती हैं, नीचे की ओर उतरने के बाद वे फैलती हैं धरातल पर। इससे क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें हैं वे ऊपर की ओर नहीं उठ पाती, और ऊपर की ओर नहीं उठती और इस वजह से उनका एक्सपेंशन, विस्तार नहीं होता, संघनन की प्रक्रिया नहीं होती और बादल नहीं बनते। इस वजह से भी वर्षा इस क्षेत्र में कम होती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है गर्म व शुष्क हवाओं द्वारा मानसूनी पवनों की आर्द्रता का अवशोषण। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हमने यहां पर समझा था कि बलूचिस्तान के क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर आने वाली जो गर्म और शुष्क पवनें हैं उनके द्वारा इन मानसूनी पवनों की आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है, आर्द्रता कम कर दी जाती है। तो इस वजह से भी इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में मरुस्थलीय या रेगिस्तानी दशाएं पाई जाती हैं। तो अब हम लोग प्रश्न पर लौटते हैं तो देखेंगे कि उपर्युक्त में से कौन से पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारण है। तो पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारणों में जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी विकल्प 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ क्षेत्र में वर्षा में कमी के कारणों के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। और थैंक यू। और आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।